असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पेश। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान उत्तराखंड गुजरात के बाद तीसरा राज्य बना। दरअसल दोस्तों, असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। दोस्तों, इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। सीएम शर्मा के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि पहाड़ी और अनुसूचित जनजातियां मैदानी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने चुनाव के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 विषयों को कवर करेगा। शादी की न्यूनतम उम्र, बहु विवाह पर रोक, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े मामले। इन बोला, भारत दलाई लामा उत्तराधिकारी मामले से दूर रहे, यह हमारा आंतरिक मसला है। तिब्बत मुद्दे में बाहरी दखल मंजूर नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत को दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म और उत्तराधिकारी तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह चीन का आंतरिक मसला है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं ली जाएगी। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि दलाई लामा का पुनर्जन्म सदियों पुराने धार्मिक रीति रिवाजों और ऐतिहासिक परंपराओं के तहत होता है। चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 27 मई को भारत के धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सीटीए यानी कि निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पेनपा सिंह दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। दलाई लामा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। चीनी दूतावास ने भारत को तिब्बत पर अपने पुराने रुख की याद भी दिलाई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सासू और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राज्य सरकार और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की उस याचिका पर जारी हुआ जिसमें ट्रायल कोर्ट से मिली गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि गिरिबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही है। वहीं गिरिबाला सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि यह कहना गलत है कि हम जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें पिटीशन के दस्तावेज नहीं मिले हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। प्रेमानंद महाराज की अपील, मैं रहूं न रहूं हमेशा साथ रहूंगा, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, श्री जी का ध्यान लगाइए। तबियत बिगड़ने के बाद 9 दिन से पदयात्रा है बंद। दरअसल दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की 17 मई यानी कि 9 दिन से रात्रि पदयात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद जी महाराज की तबियत ठीक नहीं है, वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब है, उनकी हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस होती है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहां सिद्ध सेवा में आए उस सेवा में रहिएगा, खूब नाम जप करो, मंगल होगा। कोकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, जल्द सुनवाई की मांग। सीजीआई बोले कोई आपात स्थिति नहीं। इंस्टाग्राम पर पार्टी के 2.29 करोड़ फॉलोअर्स। दरअसल दोस्तों, सीजेपी यानी कि कोकरोच जनता पार्टी ने सबकी नींद उड़ा दी है। अब दोस्तों, सीजेपी यानी कि कोकरोच जनता पार्टी के विरोध में याचिकाएं भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लगना जारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसी ही याचिका यानी कि कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग पर तुरंत कार्यवाही से इनकार कर दिया। कोकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आई थी। दोस्तों, सोमवार दोपहर 12 बजे तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर लगभग 2.30 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एन.के. स्वामी ने कहा कि सीजेपी जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद सीजीआई और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत लो। डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम देशों से बोले, इजराइल को मान्यता दो, ईरान जंग खत्म करने के बाद अब्राहम समझौते का विस्तार करेंगे, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कहा है। उन्होंने शनिवार को मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, तमीम बिन अहमद समेत कई नेताओं से बातचीत की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अब जरूरी है कि ये सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हो, यानी कि इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करें। उन्होंने जिन देशों का नाम लिया उनमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि यूएई और बहरीन पहले से ही अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने चौथी बार बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 2.61 पैसे और डीजल 2.71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दरअसल दोस्तों, तेल कंपनियों ने सिर्फ 10 दिन के अंदर ही पेट्रोल और डीजल में चौथी बार वृद्धि कर दी है। आज पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। जयपुर की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल 112 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर का बिक रहा है। पटना में भी 112 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर का है। लखनऊ में 102 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर का 1 लीटर पेट्रोल है। डीजल की बात करें तो डीजल दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है।
जयपुर में 97 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर है, पटना में 99 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर और लखनऊ में 99 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। वित्त मंत्री ने कहा फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स पर फोकस करें। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि मौजूदा ग्लोबल परिस्थितियों को देखते हुए हमें 3FS यानी कि फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार पर फोकस करने की जरूरत है। मुंबई में सिडबी के 27वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने यह बात कही। वित्त मंत्री ने उन आलोचनाओं पर कड़ा निशाना साधा जो प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद देश में नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत डर का माहौल बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस समय लोगों को भरोसा देना बेहद जरूरी है। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण, हेमा मालिनी ने रिसीव किया। महिला क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन हरमनप्रीत को पद्मश्री मिला। राष्ट्रपति भवन में हुई सेरेमनी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में सोमवार को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले दिवंगत एक्टर फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान लिया। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। सैनिटरी नैपकिन और टॉयलेट कम होने से लड़कियों की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार हर 3 महीने में रिपोर्ट दे, हम निगरानी करेंगे। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 30 जनवरी के फैसले को पूरी तरह लागू कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की प्रगति की निगरानी हर 3 महीने में करेगा। कोर्ट को हर 3 महीने पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। तमिलनाडु में 14 लाख किसानों को मिली खुशखबरी। नए मुख्यमंत्री विजय ने माफ कर दिया लोन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी है तमिलनाडु के किसानों के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है जिससे उनके मन में खुशी का माहौल है। उन्होंने सहकारी बैंकों के फसल लोन को माफ करने का फैसला लिया। छोटे किसानों के 50,000 रुपए तक के और बड़े किसानों के 5,000 रुपए तक की पूरी राशि माफ हो जाएगी। इस घोषणा से राज्य के करीब 14,22,000 किसानों को फायदा होना है। इस योजना के लिए तमिलनाडु सरकार 2,044 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह फैसला उन किसानों के लिए राहत की सांस है जिनकी फसल मौसम की मार या फिर बाजार की अनिश्चितता से बर्बाद हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करूंगा, अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं होगा। विपक्षी नेताओं पर नाराजगी भी जताई। दरअसल दोस्तों, युद्ध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया इस युद्ध से त्रस्त हो चुकी है। बात दूसरी दुनिया की नहीं करते हैं, भारत की ही करते हैं। तो इसी युद्ध की वजह से भारत में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आम आदमी परेशान है क्योंकि पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजें तक महंगी हो गई है। अब दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उनका कहना है कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। जयपुर में ओला उबर से सस्ती मिलेगी टैक्सी सर्विस। पीक आवर्स में भी ज्यादा किराया नहीं वसूला जाएगा। दरअसल दोस्तों, देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की जयपुर में भी शुरुआत होने जा रही है। जून में ट्रायल शुरू होगा। जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी के आने से प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म हो जाएगी। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। नगर पालिका के अवैध निर्माण नोटिस के बाद कार्रवाई। अभिषेक ने 14 दिन का समय मांगा। दरअसल दोस्तों, अवैध निर्माण मामले में सोमवार को कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद घर शांति निकेतन पहुंची। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। सूत्रों का कहना है कि अवैध हिस्से को गिराने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। नोटिस के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में गिरी, 8 की हुई मौत। मोबाइल से लोकेशन मिली। कर्नाटक में नदी में डूबने से 11 लोगों की चली गई जान। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 हादसों में 19 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पोलादपुर महाबलेश्वर रोड के अनबेनली घाट इलाके में रविवार सुबह एसयूवी कार 800 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने मृतकों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस की, तब जाकर घटना की जानकारी मिली। उधर दूसरी ओर कर्नाटक के भटकल में रविवार दोपहर भट्टी हक्कल नदी में सीप इकट्ठा करने पहुंचे लोग डूबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। मक्का मदीना पहुंचे दुनिया भर के मुस्लिम। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा मुसलमान इस वक्त सऊदी अरब में जमा है। मकसद है हज, जो इस्लाम के 5 बड़े फर्जों में से एक है। सोमवार से हज का आधिकारिक आगाज हो गया, लेकिन इस बार हज सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि ईरान अमेरिका जंग के बीच दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी उम्मीद और दुआ का मौका बन गया है। इस साल 15 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ दूसरे देशों से आए हैं, जिनमें मिस्र, इंडोनेशिया, भारत समेत दुनिया के कोने कोने से लोग शामिल हैं। दोस्तों, मक्का में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। हाजी छाते लेकर चल रहे हैं, हाथ के पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉलंटियर पानी की बोतलें बांट रहे हैं और पानी की फुहारे छिड़क रहे हैं ताकि लोग तेज गर्मी में ठीक रहें। चांदी 5,100 रुपए बढ़कर 2.71 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। इस साल 41,000 महंगी हो चुकी है। सोना 740 रुपए बढ़ा, 10 ग्राम की कीमत 1.69 लाख पहुंची।
दरअसल दोस्तों सोने और चांदी के दाम में आज जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 740 रुपए बढ़कर 1.59 लाख रुपए हो गए हैं। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 5100 रुपए बढ़कर 2.71 लाख रुपए पर पहुंच गई है। बात करें कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमत, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 92,931 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट की कीमत 1,19,143 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट की कीमत 1,45,513 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत है 1,58,857 रुपए प्रति 10 ग्राम। आज से नोतपा हो गया शुरू, गर्मी हीट वेव बढ़ेगी। महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। एमपी यूपी के 8 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। दरअसल दोस्तों देश में आज से नोतपा की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब है कि अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी, हीट वेव और तापमान भी बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री से ज्यादा बना रह सकता है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 47.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा है। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में बांदा 46.8 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। मध्य प्रदेश के 2 शहर नौगांव और खुजराहो में सबसे ज्यादा तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। कश्मीर गुलमर्ग रोपवे अचानक रुका, करीब 300 पर्यटक फंसे। सेना ने अब तक 80 को निकाला। रस्सियों सीढ़ियों से रेस्क्यू, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा रोपवे है। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर स्थित दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे रोपवे गुलमर्ग गोंडाला में सोमवार को तकनीकी खराबी आ गई। दोपहर करीब 2:30 बजे रोपवे के सभी केबिन अचानक रुक गए। इन पर 300 से ज्यादा पर्यटक बैठे हुए थे, जो बीच हवा में फंस गए। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। कई पर्यटक घबराकर रोने और चिल्लाने लगे। सेना के अनुसार हवा में 65 केबिन फंसे हुए थे। एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। अब तक 16 केबिनों से 80 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ ही सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। भगवत मान ने लिख कर दिया 2027 में किसे कितनी सीटें मिलेगी। दरअसल दोस्तों पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीटीवी की नवा पंजाब समिट में मुख्यमंत्री भगवत मान ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने पंजाब की राजनीति और चुनाव को लेकर कई सारी बातें कही। इस दौरान भगवत मान ने कागज पर यह भी लिख कर दे दिया कि अगले साल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। सीएम भगवत मान से जब पूछा गया कि बंगाल में जीत के बाद बीजेपी पंजाब को लेकर भी कॉन्फिडेंट है, तो उन्होंने एक कागज उठाया और उस पर लिखा कि बीजेपी को 2027 में 1 या 2 सीट ही मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी को जो 1 या 2 सीट मिलेगी वह पठानकोट साइड में ही मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, आईएमडी का येलो अलर्ट। दरअसल दोस्तों दिल्ली एनसीआर में नोतपा शुरू होने से पहले ही मौसम ने करवट ले ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। चेतावनी के अनुसार हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अभिनेता रणवीर सिंह को डॉन 3 छोड़ना पड़ा महंगा, FWIC ने लगाया इंडस्ट्री में बैन। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड के उभरते सितारे माने जाने वाले रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने अप्लाई FWIC ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक्टर पर वाइस ने बैन लगा दिया है। उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डेरिवेटिव जारी कर दिया गया है। पूरी इंडस्ट्री को बोल दिया गया है कि अब रणवीर के साथ काम न किया जाए। दोस्तों माना जा रहा है कि यह फैसला फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 शूटिंग से कुछ दिन पहले अचानक छोड़ने की वजह से लिया गया। फाइस फरहान अख्तर और रणवीर के बीच चल रहे डॉन 3 विवाद को लेकर मध्यस्थता के लिए शामिल हुई थी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने इस मामले को काफी गंभीर बताया और एक्टर्स के बदलते ट्रेंड पर चिंता भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा, पिछली गलती से क्या सीखा, कोई सबक नहीं लिया, यह दुखद। नीट पेपर लीक पर केंद्र और सीबीआई से भी जवाब मांगा। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया। चीफ जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच सोमवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मामला 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी, जिन्हें स्वीकार भी नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया महंगाई का देवता। नीतीश राणे ने किया पलटवार, कहा वह पाकिस्तानी एजेंट है। दरअसल दोस्तों महंगाई और एनडीए सरकार की स्थिरता पर राहुल गांधी के हमले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तीखी बयानबाजी सामने आई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन बताते हुए एक्स पर लिखा कि महंगाई के देवता मोदी ने फिर अपना काम कर दिया। चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें 28% बढ़ा दी गई। इस बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि राहुल गांधी एक पाकिस्तानी एजेंट है। अपने पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए उनके एजेंट राहुल गांधी यहाँ आए और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देते हैं। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जो कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का निर्यात करता है दूसरे देशों को, तो उस देश का नाम कमेंट्स में